हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अमाउंट ऑफ डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम में जब माइटोसिस होता है तो क्या परिवर्तन आता है। तो आज के वीडियो में हम इस ग्राफ को सीखेंगे जो अमाउंट ऑफ डीएनए के बारे में है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में है एंड विथ रेफरेंस टू माइटोसिस हम लोग बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है तो हम इमीडिएटली इस ग्राफ पे बेस्ड अपॉन कुछ MCQs भी सॉल्व करेंगे ताकि इस ग्राफ का एप्लीकेशन क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं नीट में वो आपको समझ में आ जाए। एक और बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। मैं अगले टॉपिक का वीडियो अलॉन्ग विथ फ्यू MCQs उसी टॉपिक पे बेस्ड अपॉन मैं डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच। हियर वी गो। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब हम लोग माइटोसिस के बारे में बात करते हैं तो माइटोसिस में इंटरफेज होता है एंड एम फेज होता है। इंटरफेज को हम लोग G1, S, G2 फेज में डिवाइड करते हैं और एम फेज को हम लोग PMAT दैट इज़ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में डिवाइड करते हैं। तो देयर इज़ अ G1, S, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ये 4 फेज में डिवाइड करते हैं हम लोग। अब आप सबको पता होना चाहिए कि हम लोग x एक्सिस पे फेजेस ऑफ माइटोसिस ले रहे हैं और y एक्सिस पे वी आर गोइंग टू टेक द अमाउंट ऑफ डीएनए। और हम इस माइटोसिस के टॉपिक में सीखने वाले हैं कि जब कोई भी सेल वन फेज से दूसरे फेज में जाता है, G1 से S, देन G2, देन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो जब वो अलग अलग स्टेजेस में जाता है तो अमाउंट ऑफ डीएनए में क्या वेरिएशन आता है एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम में क्या वेरिएशन आता है। तो अमाउंट ऑफ डीएनए का जो ग्राफ है वो रेड कलर से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो आप सबसे पहले सीख सकते हैं कि अगर कोई भी सेल हमारे G1 फेज में है तो उसमें अमाउंट ऑफ डीएनए इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी 2C। अमाउंट ऑफ डीएनए 2C रहेगा एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम को हम 2N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट 2C और 2N यहाँ पे रहेगा। एक जो डिप्लॉयड सेल है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब एग्जैक्टली ये होगा कि जब अमाउंट ऑफ डीएनए इज़ 2C, अब अगला जो फेज़ है G1 के बाद S फेज़ है। S फेज़ को हम लोग हमेशा बोलते हैं सिंथेटिक फेज़। सिंथेटिक फेज़ का मतलब ये होता है कि यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस होगा और जब डीएनए सिंथेसिस होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्रोमेटिड है जो आप देख सकते हैं, दिस इज़ नथिंग बट द क्रोमेटिड। और ये क्रोमेटिड में एक ही धागा है दैट इज़ सिंगल क्रोमेटिड। ये क्रोमेटिड में एक ही धागा है दैट इज़ सिंगल फाइबर है। लेकिन जब ये S फेज़ में जाता है तो डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है और ये जो एक धागा है वो 2 धागे में या 2 क्रोमेटिड में कन्वर्ट हो जाता है। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पे 2C से अमाउंट ऑफ डीएनए 4C हो जाएगा। एक धागा रिप्रेजेंट करता है 2C को और 2 धागा रिप्रेजेंट करता है 4C को, और ये 4C मेंटेन रहेगा G2 फेज़ में भी। जब हमारा सेल प्रोफेज में जाएगा तो प्रोफेज में ये जो क्रोमेटिन है उसका कंडेंसेशन होना चालू हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम इसी क्रोमेटिन को क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं कि क्रोमोसोम यहाँ पे कंडेंस हो चुका है। मेटाफेज में मैक्सिमम कंडेंसेशन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर 2C है तो यहाँ पे 4C, यहाँ पे 4C, यहाँ पे 4C और यहाँ पे भी 4C और यहाँ पे भी 4C। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में भी 4C ही रहेगा। एनाफेज में क्या होता है, ये जो सेंट्रोमियर है उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है, क्रोमोसोम एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं, लेकिन अमाउंट ऑफ डीएनए इस पर्टिकुलर सेल के अंदर वो तो सेम ही है। इसीलिए 2C इन द G1, S में 4C हो जाएगा, प्रोफेज G2 में भी 4C, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में भी 4C। लेकिन जब टेलोफेज आएगा तो अमाउंट ऑफ डीएनए हाफ हो जाएगा। हाफ क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है वो एक सेल में जाएगा और ये जो क्रोमोसोम है वो दूसरे सेल में जाएगा, और हम ये जो कैलकुलेशन करते हैं वो पर सेल कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए डीएनए का अमाउंट है और वो S फेज़ में तो डबल होता है लेकिन टेलोफेज में ये हाफ होता है, और इसीलिए हम कंक्लूजन नंबर 1 ड्रॉ करने वाले हैं। द डीएनए अमाउंट बिकम डबल
in S phase and become half in telophase. I think this concept is clear. अब हम लोग मूव ऑन करते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। अमाउंट ऑफ डीएनए हो चुका है, अब हम लोग बात करने वाले हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बारे में। हमको सबसे पहले ये सेकेंड स्टेटमेंट समझना होगा। किसी भी स्टेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। किसी भी सेल के अंदर जितने सेंट्रोमियर होंगे है उतने ही क्रोमोसोम होंगे, या क्रोमोसोम कितने होंगे ये पता लगाने के लिए आपको नंबर ऑफ सेंट्रोमियर पता लगाना है। देन इट बिकम वेरी इजी टू फाइंड आउट। तो G1 फेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही सेंट्रोमियर है, यहाँ पे एक सेंट्रोमियर है तो क्रोमोसोम नंबर भी 1 रहेगा, इसीलिए हम इसको 2n बोल रहे हैं। यहाँ पे भी सेंट्रोमियर एक है तो क्रोमोसोम नंबर सेम है, दैट इज़ 1 क्रोमोसोम। यहाँ पे भी सेंट्रोमियर एक है, क्रोमोसोम 1 है। यहाँ पे भी सेंट्रोमियर एक है, क्रोमोसोम 1 है। यहाँ पे भी सेंट्रोमियर एक है, इसलिए क्रोमोसोम 1 है। लेकिन जब हम एनाफेज में आते हैं, एनाफेज, एना मतलब सेपरेशन होता है, फेज मतलब पीरियड। द पीरियड इन विच सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एज एनाफेज। एनाफेज में ये जो सेंट्रोमियर है वो टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है, और स्प्लिट होके 2 क्रोमेटिड बन जाते हैं, और ये जो दोनों क्रोमेटिड है दे बिहेव लाइक 2 क्रोमोसोम। तो क्या यहाँ पे सेंट्रोमियर 1 और 2 मतलब 2 सेंट्रोमियर है? हाँ, इसीलिए 1 सेंट्रोमियर से 2 सेंट्रोमियर बन गया, मतलब एनाफेज में क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है। इसीलिए ये जो ग्रीन ग्राफ है ये वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है। लेकिन आगे जाके यहीं पे ये नंबर हाफ भी हो जाता है ग्रीन कलर में टीलोफेज के अंदर, बिकॉज टीलोफेज में 2 सेल बन जाते हैं। टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस एक दूसरे से लिंक रहते हैं। जब न्यूक्लियस के अंदर टीलोफेज चल रहा है तो उसी समय साइटोप्लाज्म में साइटोकाइनेसिस भी चल रहा है। जब टीलोफेज कंप्लीट होगा तो बाहर साइमल्टेनियसली साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट होगा। आई थिंक ये अंडरस्टैंडिंग आपको आ गई है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल टू नंबर ऑफ सेंट्रोमियर. Number of centromere become double in anaphase, and that's why it is become double in anaphase, and the number of centromere reduced to half per cell in case of telophase, इसलिए नंबर ये reduce हो गया. Number of chromosome become double in anaphase and become half in telophase. Is that clear? So I think this particular concept is clear. अब इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अपॉन हम ये भी बात करेंगे कि कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें। वी आर गोइंग टू सॉल्व 2 सैम्पल MCQs दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बेटर। यस सर, लेट्स मूव ऑन टू फर्स्ट MCQs। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ अ सेल हैज़ अ 2n इक्वल टू 24 क्रोमोसोम। 2n की वैल्यू यहाँ पे 24 क्रोमोसोम है। and the DNA content is going to be 2C। DNA का कंटेंट जो है यहाँ पे 2C है, एकदम क्लियर है। अब ये लोग बोल रहे हैं देन करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच सेल ऑफ डायड ऑफ सेल। ईच सेल ऑफ डायड ऑफ सेल, ईच सेल ऑफ डायड ऑफ सेल का मतलब ये होता है कि मेरे पास यहाँ पे एक सेल है जिसमें 2n की वैल्यू जो है वो 24 क्रोमोसोम है और अमाउंट ऑफ DNA 2C है। अब ये जो सेल है ये डायड ऑफ सेल्स बनाएगा। डायड ऑफ सेल हमेशा मियोसिस के बाद बनता है। यहाँ पे मियोसिस 1 होगा और यहाँ पे 2 सेल बन जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज अ डायड ऑफ सेल। जब ये डायड ऑफ सेल बन गया है, मियोसिस 1 को हम सभी को पता है कि मियोसिस 1 को हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। रिडक्शन डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर पेरेंटल सेल 2n है तो वो मियोसिस 1 होने के बाद वो n हो जाएगा। तो ये जो 2 डॉटर सेल बने हैं ये n इक्वल टू 12 है और n इक्वल टू 12 है। हाँ, अमाउंट ऑफ DNA यहाँ पे 2C है, लेकिन जब S फेज होता है तो वो 4C में कन्वर्ट हो जाता है और 4C होने के बाद 2C एक सेल में जाता है और दूसरा 2C दूसरे सेल में जाता है। सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। जो डायड ऑफ सेल्स बनेंगे उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो 12 होगा, लेकिन अमाउंट ऑफ DNA इज ऑलवेज गोइंग टू बी 2C। सो द ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर C
that is nothing but the n equal to 12 and amount of DNA is always going to be 2C. We have another question. यहाँ पे हम देख सकते हैं we have a माइटोसाइट. माइटोसाइट क्या होता है ज़रा समझ लीजिए. माइटोसाइट वो सेल होता है जिसके अंदर माइटोसिस होता है. तो क्या ये सेल डिप्लॉयड हो सकता है? हाँ. और ये सेल हैप्लॉयड हो सकता है? हाँ. सो लेट अस कंसीडर कि ये माइटोसाइट में अमाउंट ऑफ डीएनए इज 10 पिकोग्राम. तो हम कंसीडर करते हैं 2C की वैल्यू 10 पिकोग्राम है. एकदम क्लियर है. एंड 2N की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 16 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द G1 फेज. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये ऑप्शंस के बारे में वो लोग पूछ रहे हैं. ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये G1 फेज में है. तो अगर ये S फेज जाएगा या ये G2 फेज जाएगा तो 2C का है वो 4C हो जाएगा. 10 पिकोग्राम का जो वैल्यू है वो 10 पिकोग्राम का जो वैल्यू है वो 20 पिकोग्राम हो जाएगा. और 2N की जो वैल्यू है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा. क्रोमोसोम नंबर अभी भी 16 रहेगा. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि S फेज हैज़ अ 5 पिकोग्राम ऑफ DNA विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि S फेज हैज़ अ 20 पिकोग्राम ऑफ DNA. तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ इनकरेक्ट. सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है द सेल एट एनाफेज स्टेज विल हैव 20 पिकोग्राम ऑफ DNA एंड टोटल ऑफ 32 क्रोमोसोम. ज़रा हम इसको चेक करते हैं. प्रोफेज में ये S और G2 फेज में चेंजेस आते हैं. जब ये प्रोफेज में जाएगा या मेटाफेज में जाएगा तो यहाँ पे 4C की वैल्यू एक्चुअली में 20 पिकोग्राम ही होगी एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2N इज इक्वल टू 16 ही होगा. लेकिन जब ये एनाफेज में जाता है, एनाफेज में DNA का अमाउंट तो 4C ही रहेगा, दैट इज़ 20 पिकोग्राम. क्रोमोसोम का जो नंबर होता है एनाफेज में वो डबल हो जाता है. तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 32 हो जाएगा. ऑब्वियसली यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा हुआ है. यहाँ पे लिखा हुआ है cell in anaphase will have 20 picogram of DNA and 32 chromosome, which is absolutely correct and that's why हम लोग इस ऑप्शन को मार्क करेंगे. B is the correct answer. थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है कि G2 फेज में there will be 8 क्रोमोसोम, बिल्कुल गलत है. G2 फेज में 16 क्रोमोसोम होगा. 16 क्रोमोसोम होगा, ये हम पढ़ चुके हैं. सेल इन द मेटाफेज विल हैव 10 पिकोग्राम, गलत है. मेटाफेज में भी सेल के अंदर 20 पिकोग्राम ऑफ DNA होगा. आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर. अगर आपको कोई और किसी और डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट को सीखना है और उस पर बेस्ड अपॉन MCQs की 1-2 प्रैक्टिस करनी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.